हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर हम बात करें आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है, उस पूरी किताब की अगर हम बात करें तो उस पूरी किताब में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आज हम 17 टॉपिक छाँट कर आप लोगों के लिए लाए हैं। अगर आप ये 17 टॉपिक पढ़ लेते हो, और ये बच्चों 17 टॉपिक जो ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं ऐसे टॉपिक हैं, और इन सभी जो 17 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनको आपको ध्यान से समझना है। क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2024 की, तो आपका बोर्ड एग्जाम, अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो आपका बोर्ड एग्जाम जो है 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। कितनी फरवरी से? 22 फरवरी से, ठीक है। तो 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। ऐसे में अब आपके पास जो समय है वो नहीं बचा है। ऐसे में आपको क्या करना है, जो आपके पास कम समय बचा है इसमें आपको अच्छे से तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों पर हमें डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सारे आईएमपी टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी है। फिर ये अब देखिए केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में कई तरीके से, या केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कुछ आते हैं, कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ हमारे रूल्स आते हैं यानी कि जिनको नियम कहते हैं, और कुछ हमारी रिएक्शंस आती है। रिएक्शन में हमारी नेम रिएक्शंस हो गई, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरीके की रिएक्शंस आती है, ठीक है। कुछ हमारी टिप्पणियाँ आती हैं, ठीक है, और कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यही 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर आएगा उसमें बनेंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक को ध्यान से एक एक करके अगर आप पढ़ लेते हो, अच्छे से टॉपिक पढ़ लेते हो, क्वेश्चन पढ़ लेते हो जो प्रीवियस ईयर 10 से 12 सालों में पूछे जा रहे हैं, अगर आपने इतना तैयार कर लिया ना तो आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक को तैयार करना। कैसे तैयार करना, उसके लिए हम हैं, आपका सारे टॉपिक तैयार करवाने की गारंटी है। बस आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना है, और आप जो खुद से पढ़ सकें, बुक से पढ़ सकें, कोचिंग नोटबुक से, कहीं से भी पढ़ सकें, वो जरूर पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आप जितना पढ़ोगे उतना आपका रिवीजन होगा। और अगर रिवीजन अच्छा हो जाएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में फंसने के क्वेश्चन जो फंसने का चांस है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य। किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है क्या होता है। तो देखिए जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, इसमें किसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, होता क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए किसी सेल के इलेक्ट्रोडों पर, हमारी जो सेल होती है उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में, उन इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में जब अंतर होता है, जो अंतर होता है, तो जब सेल में जो सेल का परिपथ होगा, सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती। समझ रहे। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेल है, उस सेल में क्या है, इलेक्ट्रोड लगे, उन इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल में, जो सेल जो होगी उस सेल से जो परिपथ है उसमें कोई भी धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ गए। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। बच्चों अगला टॉपिक कह रहा है जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, क्यों। देखिए यहां पर हमें 2 एलिमेंट्स दिए गए, 2 तत्व दिए गए, ठीक। एक जिंक दिया गया, एक तांबा दिया गया। कह रहा है जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, क्यों। यानी कि जिंक भी है और तांबा भी है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो क्या करेगा, अम्लों से, एसिड जो होते हैं उनसे क्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा बताइए। बच्चों ये सारे जो खेल है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी का है। मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा पूरी। देखिए होता क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, ठीक है। जो हमारा तांबा जो स्थित है वो हाइड्रोजन से नीचे है, जो जिंक है बच्चों वो हमारी हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है। जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, लेकिन और जो तांबा है वो कम अपचायक है। इसीलिए जिंक अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है, परंतु तांबा नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे हाइड्रोजन से कम अपचायक होता है। समझ गए। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला हमारा जो चौथा टॉपिक, सॉरी बच्चों तीसरा टॉपिक नोट नहीं किया, उसने चौथा नंबरिंग गलत कर दी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए मैं आपको 17 टॉपिक पूरे पढ़ा दूंगा, ठीक है। संघट्ट आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। देखिए संघट्ट की जो आवृत्ति होती है उसको परिभाषित करना है। संघट्ट की आवृत्ति क्या होती है भाई, जो संघट्ट की आवृत्ति होती है उसके बारे में आपको बताना है,
ठीक है। तो संघट्ट आवृत्ति क्या होती है, इसको परिभाषित करना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो गैस के अणु होते हैं, गैस के अणुओं के आपस में संघट्ट होने से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। देखिए जो गैस के अणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, संघट्ट होते हैं, उससे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो संपन्न होती हैं, कंप्लीट होती हैं। ठीक है, जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो गैस के अणु आपस में जुड़ेंगे, संघट्ट होंगे तो संपन्न होती हैं। ठीक है, संघट्ट जो है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, संघट्ट जो होता है पूर्ण प्रत्यास्थ होता है या अपूर्ण प्रत्यास्थ होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। अभिक्रिया के, अब जो हमारी अभिक्रिया बनी है इसका जो मिश्रण है, अभिक्रिया के मिश्रण के आयनन, जो अभिक्रिया का मिश्रण की जो इकाई है उसके आयनों के बीच प्रति सेकंड होने वाले, उस आयन जो है उनके बीच में प्रति सेकंड यानी कि हर एक सेकंड में होने वाले संघट्ट की संख्या, जो संघट्ट होंगे, कितने संघट्ट हो रहे हैं उनकी जो संख्या होती है उसे संघट्ट की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और जो संघट्ट की आवृत्ति होती है बच्चों, इसे हम, जो हमारा कैपिटल जेड होता है उससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं या फिर कैपिटल जे से दर्शाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, इनसे आप क्या समझते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का साधारण परिवर्तन नहीं होता। कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो जिसकी प्रगति में कोई भी अभिकारक जो होता है, रिएक्टेंट होता है, उसके अणु में कोई भी साधारण परिवर्तन नहीं होता, उसके अणु में कोई भी साधारण जो परिवर्तन है वो नहीं होता। ठीक है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जो अभिक्रिया का वेग होगा वो उसके रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो सांद्रण होता है, सांद्रता होती है, उस पर निर्भर नहीं करता। वो अभिक्रिया हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो H2 + Cl2 यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थित होगी तभी यह शून्य कोटि की कहलाएगी, बनता है 2HCl। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सूर्य का प्रकाश नहीं रखते हो, HNO नहीं रखते, तो ये प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद जरूर रखना। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक बच्चों है चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। यानी कि चालकत्व एवं प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, मेन आप इसको समझिए। चालकत्व को परिभाषित कीजिए, कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन चालकत्व और प्रतिरोध में संबंध है, ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, होता क्या देखिए, किसी भी विद्युत अपघट्ट के, कोई भी विद्युत अपघट्ट है उसके 1 घन सेंटीमीटर बिलियन का, उसके 1 घन सेंटीमीटर बिलियन का चालकत्व उसकी विशिष्ट चालकत्व कहलाती है। जो विशिष्ट चालकत्व होती है उसे कहते हैं। ठीक है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसे से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, चालकत्व को जी से अगर प्रदर्शित करते हैं 1/, प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध का व्युत्क्रम और चालकत्व के बीच में संबंध होता है। ठीक है, जो हमारा चालकत्व होता है वो प्रतिरोध का 1/, प्रतिरोध होता है या प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। G = होता है 1/r। ये सूत्र आपको याद रखना क्योंकि इस सूत्र पे आपको न्यूमेरिकल भी फंस सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, सिल्वर नाइट्रेट का एक विलयन था, सिल्वर नाइट्रेट का एक घोल था, उसमें हमने कॉपर की छड़ डाल दी। जैसे हमने कॉपर की छड़ डाली तो हुआ क्या, जो घोल था, जो विलयन था, वो नीला हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व, विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उसमें प्रत्येक तत्व जो होता है अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर सकता है। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें प्रत्येक तत्व क्या होता है, उससे नीचे वाला जो तत्व होगा अगर उसका कोई विलयन है तो उससे, उसका जो विलयन बना होगा उसके विलयन से उसको विस्थापित कर सकता है। कौन, ऊपर वाला तत्व। ठीक है, विस्थापित कर देता है। श्रेणी में Cu का स्थान यानी कि कॉपर का स्थान Ag यानी कि सिल्वर से ऊपर है, अतः Ag सिल्वर नाइट्रेट से निम्नलिखित अभिक्रिया देता है। क्या होता है, Cu था कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट से, इसने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से नाइट्रेट को विस्थापित कर दिया, कॉपर अलग हो गया और Ag और सिल्वर को हमने अलग कर दिया। ये रिएक्शन भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बच्चों बात आती है विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल होता है 1/r। इसका जो मात्रक होता है बच्चों ओम सेंटीमीटर या फिर मोल इनवर्स, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। अब हमारी बात आती है, एक कप्पा इक्वल 1/r होता है और ऊपर हमने जो चौथा टॉपिक पढ़ा था, वो छठा टॉपिक पढ़ा था बच्चों, उसमें G = भी यही था, G = भी तो 1/r था। तो उससे
आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, जी इक्वल टू वी अपन अपन आर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ पर जैसा मान पूछा जाए उस हिसाब से आपको उसका मान वहाँ पर रखना है, क्योंकि ये जो सूत्र हैं बच्चों आपको न्यूमेरिकल में फंस सकते हैं और विशिष्ट चालकता के ऊपर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम क्या है। देखिए कोलराउस का नियम आपको बताना है, या फिर पूछ सकता है कोलराउस के नियम को समझाए तथा इसके कुछ अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि कोलराउस का नियम क्या है, फिर इसके या तो उदाहरण सहित इसके अनुप्रयोग भी पूछ सकता है। देखिए हमें कोलराउस का नियम पता है तो अनुप्रयोग हम लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार, ठीक है। क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की, कोई भी हमारे विद्युत अपघट्य उसकी अनंत तनुता पर, उसकी क्या करेंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उसकी जो मोलर चालकता होती है अनंत तनुता पर, इसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। क्या होती है, इसके जो धनायन होंगे और ऋणायन होंगे, इसकी अनंत तनुता पर जो चालकता होगी वो बराबर होगी मोलर चालकता के। समझिए फिर एक बार, किसी विद्युत अपघट्य की, कोई भी विद्युत अपघट्य की उसकी अनंत तनुता पर जो चालकता होगी, जो अनंत तनुता पर चालकता होगी, इसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक। इनका जो योग होगा धनायन और ऋणायन का मोलर चालकता उनके योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो क्या होता है, आपने इस तरीके से लैम्डा m इक्वल टू देखा होगा HCl। अब अगर हम इसको HCl जो होगी, अगर इसकी मोलर चालकता निकालनी तो H की मोलर चालकता और Cl की मोलर चालकता दोनों के निकाल के इस तरीके से हमें क्या करना है, इसमें हमें सूत्र न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको ये उदाहरण याद रखना है, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में उदाहरण देकर पूछ ले किस नियम का एक उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर आपको CH3COOS यानी कि एसिटिक अम्ल भी दे सकता है, उसमें CH3COO का निगेटिव और H पॉजिटिव ऐसा भी आपको दे सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक है, सॉरी इसके अनुप्रयोग बच्चे हैं, ठीक है। इसके अनुप्रयोग यानी कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं इसको समझिएगा ध्यान से। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनकी मोलर चालकता ज्ञात करना, ठीक है, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ। यानी कि अनंत तनुता पर अगर हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो कोलराउस के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा की गणना भी हम इस नियम के अनुसार कर सकते हैं। समझ में है। अगला देखिए, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में आपको 100% तैयार होना चाहिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख जो लक्षण होते हैं, इसके 2 प्रमुख उपयोग भी आपको बताना है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, इसके के लक्षण क्या हैं, इसके प्रमुख 2 उपयोग भी आपको बताना है। अब एक क्वेश्चन अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता है तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विभिन्न धातुओं और अधातुओं को, जो विभिन्न प्रकार की धातुएं थी और अधातुएं, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है, उनको क्या किया, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं या फिर आप अपचयन विभव कह सकते हैं। अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में उनको क्या किया गया, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उनको रखेंगे बढ़ते हुए क्रम में तो एक श्रेणी बन जाएगी और उस श्रेणी को ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। तो ये तो हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात, ठीक है। फिर बात आती है सर विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या क्या हैं, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, ठीक है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, श्रेणी में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। जो तत्व होते हैं उनकी अपचयन क्षमता जो होगी, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव की जो क्षमता है वो क्या होगी, घटती चली जाएगी। अपचयन करने की, अपचयित करने की क्षमता घटती जाती है, ठीक है। जबकि नीचे से अगर आप ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो हमारी जो इसकी जो अपचयन क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। समझ में आए, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व, हाइड्रोजन जो धातु है उससे ऊपर के जो सभी तत्व हैं अम्लों से अवक्रिया करेंगे और अवक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है, उस हाइड्रोजन गैस के ऊपर वाले जो भी तत्व हैं वो अम्लों से क्रिया करते हैं और अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। लेकिन जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाते, ठीक है। अगला, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या बाष्प के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी तत्व हैं वो जल या बाष्प के साथ अगर क्रिया करेंगे तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन यानी H2 गैस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, देंगे। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, जो कि मैंने कॉपर वाले में बात की थी, ठीक है। यानी कि श्रेणी में अगर ऊपर कोई तत्व है वो अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, इतनी उसमें क्षमता होती है, ठीक है। फिर बात आती है सर इसके उपयोग क्या है। तो किसी भी सेल का मानक विद्युत वाहक बल अगर निर्धारण करना है तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी इसका उपयोग होता है। तो काफ़ी उपयोग है।
दो प्रयोग हमसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। आपको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन मिलने वाले, क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो इसीलिए आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों राउल्ट का नियम या फिर राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लगना है। देखिए राउल्ट का जो नियम होता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है, तो आपको राउल्ट का नियम अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार आप लिख सकते हो, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय जो पदार्थ होता है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। छोटी सी डिफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब जो होगा उसका अपेक्षित अवनमन जो होता है विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो विलय पदार्थ होगा उसका जो मोल प्रभाज होता है उसके बराबर होता है, यानी कि P - PS/P होता है N1/N1 + N2, ठीक है। अब यहाँ पर P क्या है, PS क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, इसको समझिए। देखिए जहाँ पर P जो है विलायक का वाष्प दाब है, जो P है वो बच्चों विलायक का वाष्प दाब है, जो PS है वो विलयन का वाष्प दाब है, यानी कि विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। फिर होता है N1 क्या है, विलय के पदार्थ जो विलय के ग्राम अणुओं की संख्या है उसका, और नीचे जो N2 क्या है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है। तो विलय और विलायक को अगर मिला देते हैं तो टोटल हम नीचे कह सकते हैं जो भी पूछा जा रहा है उसके विलय के ग्राम अणुओं की संख्या प्लस हमारा टोटल विलयन होगा उसके ग्राम अणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, N1 + N2 कह सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है सर राउल्ट के नियम की सीमाएं कहाँ हैं, कहाँ पर इसका नियम जो लागू होता है, किसका विचलन प्रदर्शित करता है। तो राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो राउल्ट का नियम है वो तन विलयनों पर तो लागू हो जाता है, लेकिन जो सांद्र विलयन होंगे वो जो राउल्ट का नियम है उसका विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ये जो नियम है बच्चों राउल्ट का नियम है, क्या होता है, आवासशील विलय पदार्थ जो उन पर ही ये नियम लागू होता है, ठीक है। अगली बात, विद्युत अपघट्टों के विलयन पर राउल्ट का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। कोई भी विद्युत अपघट्ट का विलयन है उन पर राउल्ट का जो नियम है, वैद्युत अपघट्ट का जो विलयन है उस पर राउल्ट का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। विद्युत अपघट्ट का अगर कोई भी विलयन है उस पर राउल्ट का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, यानी कि उसका विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझ में है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों 12वां टॉपिक है। इससे पहले हम 11 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अक्रिय तत्वों की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। जो हमारे अक्रिय तत्व होते हैं या वर्ग 18 के जो तत्व हैं उनकी हमें 3 विशेषताएं बतानी है। आप ये अक्रिय तत्व याद रखिएगा, वर्ग को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो अक्रिय तत्वों के बारे में पूछा जाएगा। अक्रिय तत्वों में क्या होता है, इनकी 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं, इन तत्वों का जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है, ठीक है। एक क्रियाशील नहीं होती, अष्टक पूर्ण होने के कारण क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो शून्य होती है, इलेक्ट्रॉन बनने की जो क्षमता होती है वो शून्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि अष्टक पूर्ण होते हैं, क्रियाशील होते नहीं, इसी कारण, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन बच्चों, अगला टॉपिक है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। देखिए सिद्ध करना है कि ग्लूकोज जो होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं या नहीं होते, ठीक है। देखिए जब ग्लूकोज की क्रिया PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है तब ग्लूकोज में उपस्थित 5 OH समूह क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। होता क्या, देखिए यहाँ पर OH समूह लगाए, यहाँ पर भी आपका OH समूह लगाए, तो 4 यहाँ पर, 5वां यहाँ पर, ठीक है। PCl5 से जब क्रिया करेंगे तो OH के स्थान पर हट जाएगा, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, ठीक है। तो 5 Cl लग गए, POCl3 + HCl निकल जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज जो होता है इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा 14वां टॉपिक है पेप्टाइड बंध क्या होता है, यानी कि पेप्टाइड बंध होता क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों जो प्रोटीन के अणु होते हैं उनको बांधे रखने के लिए जो बंध उपस्थित किया होता है, उसमें बांधे रखने के लिए बंध का प्रयोग किया जाता है या बंध उपस्थित होता है, उसे ही पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं को में उपस्थित होते हैं, प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं या फिर प्रोटीन के अणुओं को बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। समझ गए, ठीक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में एक उन्नयन होता है, उसको क्या कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है, कोई भी विलय है उसको हम विलायक में घोलेंगे, ठीक। तो जब हम कोई भी विलय होगा उसको विलायक में घोल देंगे तो प्राप्त एक विलयन होगा, विलय विलायक मिलेंगे तो एक विलयन प्राप्त होगा। तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होता है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है परिशुद्ध एल्कोहल क्या होते हैं
और एक होता है पावर एल्कोहल। क्या होते हैं? वह एल्कोहल जिसमें 80% से 95% एथिल एल्कोहल उपस्थित होता है, परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। ऐसा एल्कोहल वह एल्कोहल जिसमें 80 से 95% हमारा एथिल एल्कोहल पाया जाता है, उसे हम परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। फिर बात आती है सर पावर एल्कोहल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पावर एल्कोहल क्या होता है? सत्य एल्कोहल इसे हम कहते हैं। देखिए, पेट्रोल तथा एथिल एल्कोहल के मिश्रण को हम पावर एल्कोहल कहते हैं, यानी कि पेट्रोल होना चाहिए और एथिल एल्कोहल होना चाहिए, इसका जो मिश्रण होगा उसे हम पावर एल्कोहल कहेंगे। पावर एल्कोहल में 80% पेट्रोल होती तथा 20% एथिल एल्कोहल उपस्थित होता है। ठीक है, पावर एल्कोहल में क्या होगा? 80% तो पेट्रोल होगी लेकिन 20% हमारा एथिल एल्कोहल उपस्थित होगा। तो बच्चों ये थे हमारे 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इन जो 17 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ लेना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे या फिर जवाब दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।